हाय फ्रेंड्स, हाय एवरीवन। तो मैं नेहा गुप्ता फिर से आप सभी के लिए एक नए तरीके का कंटेंट लेकर आ गई हूँ अपने चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो है वो टॉपिक इंडियन पॉलिटी पर रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, जब आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं एंड आप मेजरली जब आप यूपीएससी सीएससी की बात करते हैं, व्हेन यू ड्रीम ऑफ बीइंग एन आईएएस ऑफिसर और क्रैकिंग आईपीएस एग्जाम एंड अदर काइंड ऑफ एग्जाम्स, तो इंडियन पॉलिटी रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक देयर। इंडियन पॉलिटी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके मार्क्स को बूस्ट करने के लिए। तो आज की जो हमारी वीडियो है एंड आगे भी अब हमारे चैनल पर अपकमिंग वीडियो रहेगी, तो मैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारी सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ, जिससे हम स्टार्ट बोलते ना, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच कि इंडियन पॉलिटी का मतलब क्या होता है एंड उसके क्या क्या अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप यूपीएससी की अगर मैं बात करूँ उसके ऊपर फोकस करके, तो आप बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कॉन्स्टिट्यूशन पर देते हैं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पर एम्फेसिस देते हैं तो आपके से बहुत तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उसकी क्या एक हिस्टोरिकल आउटलाइन थी, वो किस किस चीज़ों से इंस्पायर हुआ, क्या क्या उसके सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टडिंग इंस्टीट्यूशन, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पॉलिटी, कि पॉलिटी का सबसे पहले मतलब क्या होता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी तो तभी आएगा ना जब हमारे पास एक स्टेट होगी, हमारे पास एक पॉलिटी का सेटअप होगा, तभी तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होगा ना उस स्टेट को चलाने के लिए, उसमें जो रह रहे लोग हैं उनको एडमिनिस्टर करने के लिए। तो आज जो सबसे पहली क्लास है उसमें हम सिंपल सा पॉलिटी का मीनिंग डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी का मतलब क्या होता है एंड इफ पॉलिटी इज रिलेटेड टू स्टेट, तो स्टेट के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से होते हैं जो उस पॉलिटी को कंप्लीट करते हैं एंड व्हाई वी रियली नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू रन देम और एडमिनिस्टर देम। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जब हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो विल गेट 2 सिंपल डेफिनेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटी, मतलब ऑफ पॉलिटी, दैट इज अ फॉर्म और प्रोसेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने सबसे पहले आपको यही बोला था कि जो पॉलिटी होती है वो पढ़नी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पर जाएंगे। तो जो हमारी पहली डेफिनेशन है वो भी यही कहती है कि इट इज़ अ फॉर्म और अ प्रोसेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन। इसी में हमारे सिविल गवर्नमेंट और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समाया हुआ है। और उससे भी ज्यादा अगर लेमैन लैंग्वेज में बोला जाए तो पॉलिटी का मतलब क्या होता है, एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, अ स्टेट और पॉलिटिकल एंटिटी। जब हम पूरी एक सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, पूरी पॉलिटिकल एंटिटी के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिकल एंटिटी इज इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत भारी भरकम शब्द आ गया ये। स्टेट तो हम बहुत ही आम भाषा में बोलते रहते हैं, यूज करते रहते हैं। पॉलिटिकल एंटिटी, एंटिटी का मतलब क्या होता है, अस्तित्व, आपकी पहचान। तो पॉलिटिकल एंटिटी का मतलब यही है कि जो आपकी स्टेट है वो एक अलग ही पूरी एंटिटी है एंड उसके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मेजरली इट हैज नंबर ऑफ पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू रन द होल नेशन। ये आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है, ठीक है। तो पॉलिटी का साफ सिंपल शब्दों में मीनिंग है an organized society, a state as a political entity which is endowed with a number of political responsibilities। ठीक है, पॉलिटी का मतलब डिस्कस कर लिया हमने। उसके बाद हमने देखा कि पॉलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम स्टेट की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो पॉलिटी और स्टेट है वो इंटरकनेक्टेड है। तो जब हम स्टेट की बात करते हैं, हमने बोला जो पॉलिटी की है उसमें बहुत ज़्यादा उसके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरीके से उसी का पार्ट है, जो भी गवर्नमेंट है वो भी उसी का पार्ट है। तो जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना कि स्टेट के ऐसे कौन से 4 एलिमेंट्स हैं जो उसे एक स्टेट बनाते हैं। की एलिमेंट्स ऑफ अ नेशन स्टेट आर: नंबर 1 पॉपुलेशन, सेकेंडली टेरिटरी, थर्ड इट इज गवर्नमेंट एंड फोर्थ इट इज सोवरेन। तो ऐसा कहा जाता है
कि जो घर होता है वो ईंट पत्थर से नहीं बनता। जो घर होता है वो उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। तो जो नेशन भी है वो ये सड़कों से नहीं बन जाएगी, बिल्डिंग से नहीं बन जाएगी, किसी से नहीं बनेगी जब तक उसमें उसके लोग नहीं रहेंगे, जब तक वहां पर उसके सिटीजन्स नहीं होंगे, जब तक वहां पर उसकी पॉपुलेशन नहीं होगी। तो जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, वी सी दैट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, population is a kind of social concept. Obviously it forms the society. It is one of the most important factor while forming a nation state. सबसे पहली स्टेटमेंट मेरी यही थी, जो नेशन स्टेट है वो अपने लोगों से बनती है। तो अगर पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो नेशन स्टेट तो आप भूल ही जाओ। उसके बाद हम कुछ एंशिएंट फिलोसोफर्स को जब हम देखते हैं, जैसे कि प्लेटो है, अरिस्टोटल है, पॉपुलेशन को लेकर उनका ये व्यू था कि जो पॉपुलेशन होती है वो स्मॉल होनी चाहिए। स्मॉल क्यों होनी चाहिए, उसके अपने फायदे और नुकसान है, पर उन्होंने इस फायदे पर ज़्यादा फोकस करा कि अगर जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल होगी तो इट विल हेल्प यू इन गुड गवर्नेंस। भाई ज़्यादा लोग होंगे तो एडमिनिस्टर करना, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ केओस। अगर छोटी पॉपुलेशन होगी तो आप ऑब्वियसली उनको अच्छे से रन कर सकते हैं। लार्ज पॉपुलेशंस के साथ अपनी ही प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है। फिर उसके बाद अब अगर हम एक पॉइंट देखें पॉपुलेशन का, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो पॉपुलेशन है एंड जो नेशन स्टेट के सारे रिसोर्सेज है, मटीरियल वेल्थ है, उनको एक इक्विलिब्रियम में होना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और रिसोर्सेज कम होंगे तो भी दिक्कत है। कैसे दिक्कत है, लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं हो पाएगी, नेसेसिटीज़ ही नहीं पूरी हो पाएगी, तो ऑब्वियसली क्योस तो मचे जाएंगे एक नेशन में। ज़्यादा होंगे तब भी दिक्कत ही है, बाहर वाले सोचेंगे कि वो रिसोर्सेज हमें मिल जाए, वो अलग पार्ट है। बट पॉपुलेशन को जब आप डिस्कस करें तो आपको ये 5 पॉइंटर्स अपने दिमाग में रखने हैं। उसके बाद जब हम दूसरे एलिमेंट पर आते हैं तो वो है टेरिटरी ऑफ अ नेशन। ऑब्वियसली जब आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई भी शुरू करते हैं तो भी आप अपना एक सिलेबस पहले चेक करते हैं। एक आप आउटलाइन बनाते हैं ना चीज़ों की कि हमें ये पढ़ना है, हमारे पास ये कंटेंट्स है, सब कुछ है। नेशन स्टेट को भी आप कैसे डिफाइन करेंगे जब उसकी कोई डिफाइंड टेरिटरी या बाउंड्री नहीं होगी। तो व्हाइल डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट इट इज़ इम्पोर्टेंट कि वी हैव अ डिफाइंड टेरिटरी, वी हैव अ डिफाइंड बाउंड्री। तो टेरिटरी का सिंपली मतलब क्या होता है, डिफाइंड स्पेस। अभी जो हमने डिस्कस करा, इस स्पेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, लैंड, सी एंड एयर स्पेस। एंड जो हमने सबसे पहले बोला कि जो पॉपुलेशन है वो एक बहुत ज़्यादा मेजर डिटर्मिनेंट है एक नेशन स्टेट का। तो जो पॉपुलेशन है उनके बीच में एक जो लिंक होता है ना, वो भी जो टेरिटरी का फैक्टर है वो स्ट्रॉन्ग करता है। हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, सेंस ऑफ वननेस होती है। अब हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो इंडिया के पास अपने एक डिफाइंड टेरिटरी है, एक डिफाइंड बाउंड्री है, तभी तो हम कहते हैं ना हम इंडिया में रहते, नहीं तो हम कहाँ रहते। और इस टेरिटरी के होने की वजह से ही, इस आइडेंटिटी के होने की वजह से ही तो बोलते ना कि वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यू हैव दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यू हैव दैट सेंस ऑफ आइडेंटिटी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। ओके, देन you will discuss that both the kinds of small and big states exist, but everything has its share of pros and cons. जो big states होगी वो चाहेगी कि हम हेजेमन बन जाए मतलब हम दूसरों पर कंट्रोल करते रहें, और उससे स्मॉल स्टेट्स पर खतरा ये बन जाता है कि वो जो बिग स्टेट्स होती है वो ये सोचती है या तो हम इनको अटैक कर ले या फिर हम इनको परस्यू कर ले कि तुम भी हम में ही मिल जाओ, तो हमारी और पावर्स बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर स्मॉल स्टेट्स के लिए खतरा ये है कि उनकी अपनी एंटिटी का कोई सवाल ही नहीं बचेगा अगर उनके साथ इन दो सिनेरियोज में से कुछ भी हो जाए। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं एक नेशन की, तो उसका सिर्फ टेरिटरी ही एक मेजर कंपोनेंट नहीं है कि हाँ हमारे पास अपनी बाउंड्री बन गई तो अब हम सिक्योर्ड है, अब हमारे पास सारी पावर्स है, ऐसे नहीं है। उसके अलावा भी कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है जब आप एक कंट्री की पोजीशन या फिर उसकी पावर के बारे में बात करते हैं।
तो वो है टेरिटरी के साथ साथ ज्योग्राफी, कि पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में उसकी पोजीशन क्या है, ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है, एंड देन व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट अ नेशन स्टेट कंसिस्ट्स ऑफ, एंड व्हाट इज द क्लाइमेट। ये सब क्यों डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है। इंडिया है, उसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो इतनी अच्छी है कि वो सारे वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट बना सकती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए। ना वो बिल्कुल ही लैंडलॉक्ड कंट्री है, ना वो बिल्कुल ही एक आइलैंड है जो हर जगह पानी से भरा हुआ है, नहीं। उसकी पोजीशन इतनी अच्छी है, उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन इतनी अच्छी है कि इट बिकम्स ईजी फॉर इंडिया टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। टेरिटरी तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है, रिसोर्सेज इसलिए इम्पोर्टेंट है, इससे आप पूरे वर्ल्ड में ना अपनी एक पहचान बना सकते हो। कोई रिसोर्सेज नहीं है तो आपको दूसरे नेशंस पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। खुद के पास आपके पास रिसोर्सेज है तो आप वो उन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक सेल्फ सफिशिएंसी का जो फैक्टर है वो आप में आएगा, तो आपके लिए रिसोर्सेज होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड देन क्लाइमेट, तो अगर इंडिया के ही कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आपको पता है इंडिया एक मेजर एग्रीकल्चरल कंट्री है। अगर इंडिया का ही क्लाइमेट ठीक नहीं होगा तो एग्रीकल्चर का तो हम आगे सवाल ही नहीं सोच सकते। एग्रीकल्चर पर कितना वर्स इफेक्ट जाएगा वो आप सभी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हर चीज़ इम्पोर्टेंट है एक नेशन को ध्यान में रखते हुए। देन थर्ड की एलिमेंट ऑफ अ नेशन स्टेट इज गवर्नमेंट। ये तो हमने डेफिनेशन में भी इस चीज़ को डिस्कस करा है, अ फॉर्म और प्रोसेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ओनली, इट टेक्स केयर एंड एडमिनिस्टर्स होल पॉलिटी ऑफ अ नेशन। ओके, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का तो ये मतलब हो गया। सेकेंडली, जब आप एक नेशन स्टेट को रन कर रहे हैं तो अलग अलग सेट ऑफ पॉलिसी बंडल्स आपको फॉर्मुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में अलग अलग स्ट्राटा के लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, सबकी ज़रूरतें अलग है। उन सबके हिसाब से पॉलिसीज़ होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो एक जनरलाइज्ड वे में काम करें, मतलब सबका वेलफेयर करें। दो दे डिटरमाइन एंड फॉर्मुलेट पॉलिसीज। अ गवर्नमेंट मस्ट बी इफेक्टिव, केपेबल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का काम क्या है? सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। एंड जब तक वो इफेक्टिव गवर्नमेंट नहीं होगी, जब तक वो एक केपेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, वो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश नहीं कर सकती। हमेशा सोसाइटी जो है वो क्यूज की स्टेट में ही दिखाई देगी हमेशा। उसके बाद यू डिस्कस दैट देयर आर मेजरली 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। 3 ब्रांचेस कौन से होते हैं फ्रेंड्स? फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। एंड कंटेम्प्रेरी टाइम्स में आप देखा जाए तो जो मीडिया है उसे 4th ब्रांच भी कहा जाने लगा है, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी में, सच को बाहर लाने में, अपनी व्यूज़ एंड एक्सप्रेशंस को बाहर लाने में। उसके बाद आप बोलेंगे दैट देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे इंडिया है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जो जगह है ज़रूरी नहीं है वहाँ पर भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। कहीं पर अथॉरिटेरियन रिजाइम्स भी होती है, ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स भी होती है, कहीं पर एक सिंगल रूलर होता है, राजा होते हैं, वो भी रूल करते हैं। तो अलग अलग टाइप की आपकी गवर्नमेंट होती है। देन लास्ट पॉइंट जो इसका है, विदाउट स्टेट, विदाउट गवर्नमेंट नो स्टेट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहता है कि अगर स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है ना तो स्टेट ही पॉसिबल नहीं है। ना स्टेट को एस्टैब्लिश करना पॉसिबल है, ना ही उसे आगे लेकर चलना पॉसिबल है। चलो आप एक बार ये एस्टैब्लिश भी कर लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? सब अपने हिसाब से सारी चीज़ें करना चाहेंगे, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, तो वो स्टेट कितने दिनों तक चलेगी? कुछ भी नहीं चलेगी। तो गवर्नमेंट के बिना स्टेट हो ही नहीं सकती है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब पॉइंट ऑफ दिस पार्ट। Lastly, we come to the 4th key element of a nation state, and that is sovereignty. Sovereignty का मतलब क्या होता है? Ultimate power और authority। मतलब हम अपनी स्टेट को
हम अपने नेशन को, हम अपनी कंट्री को अपने हिसाब से चला सकते हैं. We have ultimate power and authority to do that, and we have no need to go to some other person or another nation कि आप प्लीज हमारी कंट्री के लिए कुछ नए लॉज एंड रेगुलेशंस एस्टैब्लिश कर दीजिए, प्लीज आप ये कर दीजिए. नो, वी डोंट नीड टू आस्क एनीवन रिगार्डिंग दिस. हमारे पास पूरी अथॉरिटी है कि हम अपनी स्टेट नेशन को अपने हिसाब से चला सके. हमारे पास पूरी पावर है उसके सभी फंक्शंस के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर. सेकेंडली, यही इसी का ही मतलब है, एबिलिटी टू कंट्रोल वंस ओन स्टेट एंड अफेयर. एबिलिटी टू कंट्रोल. You are capable enough to control your own country's affairs. आपको किसी की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ में. फिर इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट दोनों हैं जो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं. इंटरनल कंपोनेंट की जब आप बात करते हैं तो आप इसमें बोलेंगे कि इफ़ अ नेशन स्टेट इज सोवरीन देन इट हैज़ कंप्लीट और एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन. जो यहाँ पर रह रहे लोग हैं या फिर जो यहाँ पर चल रही संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने हिसाब से नहीं कर सकती कुछ. ऐसा भी नहीं है कि आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाओ या फिर ऑटोक्रेटिक ही हो जाओ, बिल्कुल नहीं. कुछ लिमिट्स में वो चीज़ें कर सकती है एंड यू हैव कंट्रोल ओवर देम. वो बिल्कुल ये क्योटिक नेशन स्टेट नहीं बना सकती कि जहाँ पर वो अपने मन चाहा कुछ भी कर रही है. नो. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्सटर्नल कंपोनेंट, you will say that if a nation state is sovereign then it is independent. If a nation state is sovereign then it is independent, that is not in control of foreign power. तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एक इंफॉर्मेटिव वीडियो. अब जो कंटेंट आने वाला है वो मैं पार्ट्स में दूंगी. पार्ट 1 जैसे ये सीरीज है जो पूरी कि इंडियन पॉलिटी ही है, ये क्लास नंबर 1 थी. ओके, दिस इज क्लास नंबर 1. आने वाली अपकमिंग क्लासेस में पॉलिटी से ही रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगी, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन रहने वाला है, फंडामेंटल राइट्स रहने वाले हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड मेनी मोर थिंग्स. एंड इसी के साथ साथ जो ये पूरा आपके पास मैंने जो एक शॉर्ट नोट्स की तरह इस पूरे बोर्ड को तैयार करा है, इसकी भी फ़ोटो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ही दे दूँगी, जिसका नाम है स्टडीमेट नेहा. तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो एंड ये जो भी इंफॉर्मेशन है आपको रेलिवेंट लग रही हो. एंड इफ़ यू डू फाइंड दिस कंटेंट यूजफुल देन लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. थैंक यू सो मच.